औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ये जो स्लाइड्स हैं ये डॉक्टर इनाम साहब ने लिखे हैं KMUIHS और काज़ीपीडिया ने इस स्लाइड्स को कंपाइल किया हुआ है। आज हम बात करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो है वो है एरिथमिया, लेकिन एरिथमिया को समझाने से पहले हम इस डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, आपका जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो 60 to 100 है। नॉर्मल हार्ट रेट हमारे पास होता है 60 to 100। देखो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास ट्रांसमिट करते हैं हार्ट में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हार्ट में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आपको ये पता होगा कि हमारे पास हार्ट में जो है वो हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इसके साथ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है मेरे भाई। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास राइट एट्रियम है वहाँ पे हमारे पास होता है SA नोड। राइट एट्रियम में हमारे पास होता है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। अब इसे हम फेसमेकर भी कह सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो हमारे पास SA नोड से स्टार्ट होगी। हमारे पास राइट एट्रियम में SA नोड है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो SA नोड से हमारे पास स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल्स, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान हमारे पास होता है AV नोड। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान हमारे पास होता है AV नोड, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान हमारे पास होता है AV नोड, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा है AV नोड। सबसे पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो SA नोड से आए, SA नोड से जनरेट होंगे, SA नोड से इनिशिएट होंगे, SA नोड से स्टार्ट होंगे। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सबसे पहले हमारे पास SA नोड से एट्रियम में आएंगे। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे पास SA नोड से एट्रियम में आएंगे, एट्रियल में आएंगे, एट्रियल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। SA नोड से ये एट्रियम में आएंगे। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स SA नोड से एट्रियम में आ रहे हैं, ये हमारे पास बेकमैन्स बंडल के जरिए आएंगे। जो SA नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट्रियम में आएंगे, ये बेकमैन्स बंडल के जरिए आएंगे। फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस एट्रियम से AV नोड में आएंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट्रियम से AV नोड में आएंगे तो वो हमारे पास इंटरनोडल ट्रैक के जरिए आएंगे, जिसमें हमारे पास इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक है, मिडल इंटरनोडल ट्रैक है और पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स SA नोड ने जनरेट की, वो एट्रियम में आ गए, एट्रियम में बेकमैन्स बंडल के जरिए। फिर एट्रियम से AV नोड में आ गए इंटरनोडल ट्रैक के जरिए। फिर AV नोड के नीचे हमारे पास लगा हुआ है बंडल ऑफ हिज। AV नोड के नीचे हमारे पास क्या है? बंडल ऑफ हिज है। फिर ये बंडल ऑफ हिज, एक हमारे पास इसका राइट बंडल ब्रांच है और एक हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांच है। और फिर इसके नीचे हमारे पास है परकिंजी फाइबर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल SA नोड से एट्रियम में आ गई, एट्रियम से AV नोड में आ गई, AV नोड से ये आएंगे बंडल ऑफ हिज में और राइट बंडल ब्रांच में आएंगे, लेफ्ट बंडल ब्रांच में आएंगे और फिर ये हमारे पास आएंगे परकिंजी फाइबर्स में।
और परकिंजी फाइबर से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है ये फिर वेंट्रिकल्स में आएंगे, ये सिग्नल फिर वेंट्रिकल्स में आएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये नॉर्मल पाथवे है, ये हमारे पास एक नॉर्मल पाथवे है। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल एस नोड में जनरेट हो गए, वो एट्रियम में आ गए, फिर ये हमारे पास एवी नोड में हमारे पास आ गए, एवी नोड में। ठीक है, फिर ये बंडल ऑफ हिज में आ गए, फिर राइट बंडल ब्रांच में आ गए, लेफ्ट बंडल ब्रांच में आ गए, यहाँ से परकिंजी फाइबर्स और फिर ये वेंट्रिकल्स में आ गए। तो ये एक नॉर्मल पाथवे है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब एरिथमिया क्या है? एरिथमिया का मतलब ये है कि हमारे पास एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट, जब हमारे पास हार्ट जो है वो एबनॉर्मल रिदम कर रहा है, नॉर्मल रिदम हार्ट का नहीं है, एबनॉर्मल रिदम है, इसे हम एरिथमिया कहेंगे। ठीक है, एरिथमिया इज डिविएशन ऑफ हार्ट फ्रॉम नॉर्मल रिदम, यानी नॉर्मल रिदम हार्ट का नहीं है तो ये एरिथमिया है। अब नॉर्मल रिदम का मतलब क्या है? ये हमारे पास जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो होता है 60 to 100। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट हमारे पास होता है 60 to 100। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो नॉर्मल रिदम है, लेकिन जब भी हमारे पास हार्ट रेट 60 से कम होगा या हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि ये एरिथमिया है। अब ये नॉर्मल रिदम नहीं है, 60 से कम हार्ट रेट या 100 से ज़्यादा हार्ट रेट, इसका मतलब ये है कि एरिथमिया है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि साइनोएट्रियल नोड से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो इनिशिएट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं, वो जनरेट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एस एनोड से जनरेट होंगे। अगर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एस एनोड से जनरेट नहीं हुए, अगर ये ए वी नोड से जनरेट हुई, तो फिर भी ये हमारे पास होगा एरिथमिया। मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एस एनोड से जनरेट होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि कार्डियक इम्पल्स शुड प्रोपिगेट थ्रू द नॉर्मल कंडक्शन पाथवे विद नॉर्मल वेलोसिटी। ये हमारे पास जो नॉर्मल पाथवे है एस एनोड से एट्रियम में, एट्रियम से एवी नोड से एवी नोड तक, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, परकिंजी फाइबर्स और फिर वेंट्रिकल में, ये एक नॉर्मल पाथवे है। तो हम और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, जो स्पीड है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास स्पीड डिविएट करेगा, वो चेंज होगा, तो ये भी एरिथमिया कहलाएगा, एरिथमिया। और जब भी हमारे पास ये पाथवे नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, ये नॉर्मल पाथवे में नहीं आएगा, ये एबनॉर्मल होगा, ये पाथवे हमारे पास नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कहलाएगा एरिथमिया। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमिया है। नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 है। ठीक है, जब भी हमारे पास हार्ट रेट जो है वो 60 से कम हो रहा है, वो हमारे पास 20 है, जब भी 20 बीट्स पर मिनट, जब भी हार्ट रेट 20 बीट्स पर मिनट होगा तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास मॉडरेट ब्रेडी एरिथमिया है। ठीक है, हार्ट रेट कम है। और जब भी हमारे पास 20 से भी कम होगा हार्ट रेट, इसे हम कहेंगे सीवियर ब्रेडी एरिथमिया है। और जब भी हमारे पास हार्ट रेट 100 से लेकर 150 के दरमियान होगा, 150 तक होगा, इसे हम कहेंगे कि सिंपल टिकी एरिथमिया है। और जब भी हार्ट रेट 150 से लेकर 200 तक होगा तो उसे हम कहेंगे paroxysmal टिकी एरिथमिया। ठीक है, paroxysmal इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास अपीयर होता है फिर डिसअपियर, अपीयर डिसअपियर। ठीक है, फिर जब भी हार्ट रेट 200 से लेकर 350 तक होगा, इसे हम फ्लटर करेंगे, फ्लटर कहेंगे, एट्रियल फ्लटर। जब भी हार्ट रेट 200 से लेकर 350 तक होगा, और जब भी हार्ट रेट 350 से ज़्यादा होगा, लेट सपोज 500 तक ये पहुंच गया, फिर इसे हम कहेंगे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये है कि हमारे पास एरिथमिया कहाँ पर हो रहा है। अगर ये हमारे पास एस नोड में होगा, इसे हम साइनस एरिथमिया कहेंगे। अगर ये एट्रियम में होगा तो इसे हम एट्रियल एरिथमिया कहेंगे। अगर ये हमारे पास एवी नोड में होगा तो इसे हम नोडल एरिथमिया या जंक्शनल एरिथमिया कहेंगे। और ये अगर वेंट्रिकल्स में होगा तो इसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ठीक है मेरे भाई, हाँ। और अगर आप लोगों ने अगर आप लोग ये समझ नहीं आ रही है नॉर्मली, तो ये हमारे पास होता है हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एक हमारे पास होता है राइट एट्रियम और हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। ठीक है,
राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले हमारे पास ब्लड जो है वो आता है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाता है, फिर वहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन से ये ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे पास आ जाता है एवोर्टा में, और जो हमारे पास एवोर्टा है वो हमारे सारे बॉडी को फिर ब्लड दे देता है। ठीक है, ये नॉर्मल पाथवे है। अब टाइप्स ऑफ कार्डियक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेशन का मतलब वो होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो जा रही है, इसे हम कहेंगे इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है। ऑटोमेटिसिटी, पेसमेकर, कंडक्टिंग फाइबर्स, कैल्शियम ड्राइवन टिश्यूज। ऑटोमेटिसिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो है स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। मतलब ये है कि हमारे हार्ट में जो ऐसे नोड लगा हुआ है उसको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, वो हर वक्त हमारे पास जो है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फायर कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ऑटोमेटिसिटी या पेसमेकर या कंडक्टिंग फाइबर्स। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास ऑटोमेटिसिटी या पेसमेकर या कंडक्टिव फाइबर्स है, इसमें ऐसे नोड आता है, एवी नोड आता है, बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर्स आता है। तो ये जो चीज़ें ये हमारे पास कैल्शियम डिपेंडेंट है। जब भी हमारे पास कैल्शियम आएगा तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को फायर करेंगे। ठीक है। केपेबल ऑफ जनरेटिंग देयर ओन इम्पल्स, ये हमारे पास अपने ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाते हैं। ठीक है। तो इसे हम ऑटोमेटिसिटी या ऑटोमेटिक या पेसमेकर कह सकते हैं। और उसमें जो स्पेशली एस एनोड है उसे हम पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो एस एनोड से स्टार्ट होते हैं। फिर हमारे पास नॉन ऑटोमेटिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स है। नॉन ऑटोमेटिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास एट्रिया आ जाता है और वेंट्रिकल्स आ जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फायर नहीं करेंगे, लेकिन जो ऊपर वाली ये चीज़ें हैं यही से इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट्रिया और वेंट्रिकल में आएंगे। ये अपने जो है ऑन इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते, ये हमारे पास कंट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है। हार्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसे हम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी कह सकते हैं। नॉन ऑटोमेटिक, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं कह सकते, कॉन्ट्रैक्टाइल है मतलब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन नॉन ऑटोमेटिक कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं बनाते। Myocardial action potential. A myocardial action potential is a rapid sequence of changes in the electrical potential across the cardiomyocyte membrane, triggering muscle contraction and relaxation in the heart. It involves a coordinated flow of ions across the cell membrane, resulting in depolarization and repolarization, which ultimately drives the heart pumping action. देखो भाई, इस स्लाइड को पढ़ने से पहले हमारे पास होता है एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और एक हमारे पास होता है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये है कि हमारे पास जो सेल है वो अंदर हमारे पास नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें नेगेटिव आयन ज़्यादा है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि जब भी सेल में हमारे पास पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं तो उसे हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल हमारे पास एक इसमें डीपोलराइजेशन आ जाता है, डीपोलराइजेशन, और एक इसमें आ जाता है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास सेल के अंदर सोडियम आएंगे और कैल्शियम आएंगे, जब सेल के अंदर सोडियम आएंगे और कैल्शियम आएंगे तो इसका मतलब ये है कि सेल में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो उसे हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। ठीक है। रीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा, तो जब पोटेशियम हमारे पास सेल से बाहर जाएगा तो इसे हम कहेंगे कि जो सेल है ये हमारे पास हुआ रीपोलराइज। ठीक है मेरे भाई। अब ये हमारे पास जो बात कर रहे हैं इसके, हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, और ये जो चेंज आ रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में ये हमारे पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आ रहा है, जो कि हमारे पास हार्ट के सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये आयंस एक्सचेंज होंगे। ठीक है। और उसकी वजह से हमारे पास मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। ठीक है। अब हमारे पास जो है मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि हमारे पास जो है आयंस जो है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्लो कर रहे हैं, आयंस सेल के अंदर जा रहे हैं और सेल के बाहर जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास डिपोलराइजेशन हो रहा है और रीपोलराइजेशन हो रहा है।
ठीक है, डिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, और इसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल हमारे पास जो है वो जनरेट हो रहा है। तो मायोसाइट्स की बात करें तो दे आर द मसल सेल्स ऑफ द हार्ट, आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। जो हमारे पास मायोसाइट है वो हमारे पास हार्ट सेल्स है, और ये हार्ट सेल जो है ये कंट्रैक्शन करेंगे। Depolarization, a change in the electrical potential of a cell membrane, making it less negative which trigger muscle contraction। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर सोडियम और कैल्शियम सेल के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है डिपोलराइज हो रहा है, डिपोलराइज हो रहा है। तो अगर हमारे पास सेल के अंदर कैल्शियम और कैल्शियम और सोडियम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर हमारे पास पॉजिटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये लेस नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इसे हम लेस नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो डिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल मेम्ब्रेन में जिसकी वजह से हमारे पास जो ये सेल है वो लेस नेगेटिव हुआ है, इसमें नेगेटिव चार्जेस कम है लेकिन पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है, इसका मतलब है डिपोलराइज, और इस डिपोलराइजेशन की वजह से आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब हमारे पास बात कर रहे हैं रिपोलराइजेशन की। ठीक है, द रिटर्न ऑफ सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एट रेस्टिंग स्टेट अलाउ द हार्ट मसल टू रिलैक्स। तो जब भी हमारे पास पोटेशियम सेल से बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा, जब पोटेशियम बाहर ज़्यादा जाएगा तो इसका मतलब है कि सेल हमारे पास नेगेटिव हो रहा है, और उसके बाद हमारे पास सेल जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गया। ठीक है, मतलब ये कि पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेशियम बाहर जा रहा है तो इसकी वजह से हमारे पास सेल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ठीक है, जब सेल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ऑलरेडी ये है कि सेल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेल रिपोलराइज हो। पेसमेकर सेल स्पेशलाइज सेल्स इन द हार्ट लाइक दोज इन द साइनोइटरल नोड that can generate action potential spontaneously setting the phase for the heart contraction। पेसमेकर का मतलब ये है जो कि एस नोड है पेसमेकर कि ये हमारे पास जो है एक्शन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है, ऑटोमेटिकली फायर कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे पेसमेकर या पेसमेकर सेल। Conduction system, the network of specialized cells like the AV node, bundle of His and Purkinje fibers that conduct electrical impulse throughout the heart। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास AV नोड है, और AV नोड से फिर ये हमारे पास बंडल ऑफ हिज में ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएंगे, फिर राइट बंडल ब्रांच में आएगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच में आएगा। तो ये जो हमारे पास AV नोड है, बंडल ऑफ हिज है और Purkinje fibers है, ये हमारे पास कंडक्शन सिस्टम है। पेजेस ऑफ द मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। इस स्लाइड को पढ़ने से पहले हम पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। ठीक है मेरे भाई, ये जो हमारे पास पेज 0 है, सबसे पहले पेज 0 पे क्या होगा कि सोडियम अंदर आएंगे। सबसे पहले पेज 0 पे सोडियम अंदर आएंगे। जब सोडियम अंदर आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है ये डिपोलराइज होगा। जब भी हमारे पास पेज 0 से लेकर 1 तक, ये जो जगह है पेज 0 से लेकर 1 तक, इस पे हमारे पास क्या होगा कि सोडियम सेल के अंदर आएंगे। जब सोडियम सेल के अंदर आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है वो डिपोलराइज हो। फिर पेज 1 पे हमारे पास ये जो सोडियम चैनल है वो हमारे पास बंद होंगे। पेज 1 पे सोडियम चैनल बंद होंगे, 0 to 1, पेज 1 पे सोडियम चैनल बंद। उस टाइम पोटेशियम चैनल और क्लोराइड चैनल हमारे पास थोड़े से ओपन हो गए, तो ये दोनों हमारे पास सेल से बाहर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे पास सेल से बाहर जाएंगे पेज 1 पे। ठीक है मेरे भाई, मतलब ये है कि हमारे पास सेल जो है स्लाइटली रिपोलराइज हुआ, थोड़ा सा रिपोलराइज हुआ। फिर पेज 1 से लेकर 2 तक जो पेज है इसे हम कहेंगे प्लेटो पेज। पेज 1 से लेकर 2 तक जो पेज है इसे हम कहेंगे प्लेटो पेज। प्लेटो पेज पे हमारे पास ये होगा कि हमारे पास सेल के अंदर कैल्शियम आएंगे और पोटेशियम जो है वो बाहर जाएंगे। सेल के अंदर कैल्शियम आएंगे और पोटेशियम बाहर जाएंगे।
कैल्शियम अंदर आ रही है और पोटेशियम बाहर आ रहा है, लेकिन जितनी भी कैल्शियम अंदर आ रहे हैं उतनी ही पोटेशियम बाहर जा रही है, तो इसे हम कहेंगे प्लेटो बेस। अगर हमारे पास दो दो कैल्शियम अंदर आ रहे हैं तो हमारे पास दो पोटेशियम बाहर जा रही है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे प्लेटो बेस। फिर पेज 3 है, इस पे हमारे पास पोटेशियम, इस पे ये होगा कि हमारे पास जो है पोटेशियम बाहर बहुत ज़्यादा चला जाएगा। जब पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर चले जाएगा तो सेल हमारे पास नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे कि सेल जो है रीपोलराइज होगा, सेल रीपोलराइज होगा। और फिर इस रीपोलराइजेशन के बाद पेज 4 पे सेल जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आएगा, ठीक है मेरे भाई। पेज 0 से लेकर 1 तक सोडियम अंदर आ रही है तो सेल डीपोलराइज हो रहा है। पेज 1 पे पोटेशियम चैनल थोड़े से ओपन हो गए और क्लोराइड चैनल ओपन हो गए, तो थोड़े से पोटेशियम और क्लोराइड बाहर जा रहे हैं तो सेल थोड़ा सा रिपोलराइज हुआ। पेज 1 से लेकर 2 तक प्लेटो पेज है, जितने हमारे पास कैल्शियम अंदर आ रहे हैं उतने ही पोटेशियम बाहर जा रही है। पेज 3 पे सेल रिपोलराइज हुआ, यानी मतलब पोटेशियम बाहर जा रही है। पेज 4 पे सेल अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गया। अब हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। Pages of the myocardial action potential. Page 0 depolarization phase. Influx of sodium through fast sodium channel causes a rapid increase in membrane potential. जब भी हमारे पास पेज 0 पे क्या होगा कि सोडियम हमारे पास सेल के अंदर आएंगे, सोडियम हमारे पास सेल के अंदर आएंगे तो ये सेल डिपोलराइज हो जाएगा। पेज 1 इनिशियल रिपोलराइजेशन। पेज 1 पे ये होगा कि हमारे पास जो सोडियम चैनल है वो हमारे पास बंद हो गए और हमारे पास पोटेशियम चैनल ओपन हो गए, तो थोड़ा सा पोटेशियम बाहर जाएगा, तो इसे हम कहेंगे सेल रिपोलराइज हुआ। ब्रीफ पीरियड ऑफ रिपोलराइजेशन एज द सोडियम चैनल क्लोज, सोडियम चैनल बंद हो गए एंड पोटेशियम एंड बिगन टू लीव द सेल, और पोटेशियम बाहर जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि सेल थोड़ा सा रिपोलराइज हुआ। फिर पेज 2 है प्लेटो पेज। जितने भी हमारे पास कैल्शियम अंदर आ रहे हैं उतनी ही पोटेशियम बाहर जा रही है, तो इसका मतलब है प्लेटो पेज। A prolonged period where the calcium ions enter the cell through L-type calcium channel, balancing the outflow of potassium leading to a stable plateau in the action potential. और जो कैल्शियम अंदर, जितने भी कैल्शियम अंदर आ रहे हैं उतने ही पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, इसे हम कहेंगे प्लेटो पेज। और जो कैल्शियम अंदर आएंगे वो एल टाइप कैल्शियम चैनल के जरिए अंदर आएंगे, सिंपल से। पेज 3 रिपोलराइजेशन है, मतलब पोटेशियम चैनल ओपन हो और पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर चला जा रहा है, तो इसका मतलब रिपोलराइजेशन है। पोटेशियम चैनल ओपन allowing potassium ions to rush out of the cell leading to a decrease in the membrane potential in the repolarization। तो जब भी हमारे पास पोटेशियम चैनल ओपन हो और पोटेशियम हमारे पास बाहर चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रिपोलराइजेशन है। और रिपोलराइजेशन के बाद ये सेल अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये है कि हमारे पास सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। The cell return to its resting state with a stable negative potential maintaining by the sodium, potassium pump and other ions। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये है कि सेल अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये जो रेस्टिंग सेल जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चैनल होता है जिसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस है, ठीक है। हमारे पास सेल के अंदर एक चैनल होता है, इसे हम कहेंगे सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। नॉर्मली ऐसा करता है कि हमारे पास 3 सोडियम जो है वो बाहर जाते हैं और हमारे पास जो 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम वो अंदर आते हैं। ये हमारे पास है सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस चैनल, ठीक है। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप की बात हो रही है तो ये मैंने इसलिए बताया, ठीक है मेरे भाई। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस किया, ठीक है। Arrhythmia, disturbance in the heart rhythm impulse generation or conduction of the electrical impulse, depolarization responsible for the imbalance। एरिथमिया का मतलब ये है कि हमारे पास जो हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल है, या हमारे पास जो इम्पल्स जनरेशन है और इम्पल्स कंडक्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पास एरिथमिया कहलाएगा। दिस डिस्टर्बेंस कैन लीड टू अल्टरेशन इन द कार्डियक फंक्शन that can be life threatening। इसकी वजह से हमारे पास जो कार्डियक फंक्शन है वो हमारे पास चेंज होगा, कार्डियक फंक्शन में चेंज आएगा, हार्ट अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से बंदा मर भी सकता है। एंटी एरिथमिया ड्रग्स
कंपाउंड यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट कार्डियक एरिथमिया। एंटी एरिथमिया ड्रग्स वो होते हैं जो हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जिसे एरिथमिया है। मैकेनिज्म ऑफ एरिथमिया, डिस्टर्बेंस इन इम्पल्स जनरेशन में बी ड्यू टू। अब हमारे पास इम्पल्स जनरेशन हमारे पास एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी की वजह से हो सकता है। कि मतलब ये है कि हमारे पास ऑटोमेटिक फायर तो हो रहा है लेकिन वो हमारे पास एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, उसमें हमारे पास चेंजेस है, वो एबनॉर्मल है। और दूसरा डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन और अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। देखो मेरे भाई, इन दो चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा समझना है, ठीक है। अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन का मतलब क्या है और डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन का मतलब क्या है। नॉर्मली हमारे पास बात ये है ना कि हमारे पास ऐसा है कि ये हमारे पास नॉर्मल, यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ये यहाँ पर डिपोलराइजेशन हो रहा है, डिपोलराइजेशन, ठीक है। डिपोलराइजेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। फिर इस 1 पे हमारे पास क्या होगा कि पोटेशियम चैनल ओपन होंगे और सोडियम क्लोज होंगे, तो हमारे पास सिल थोड़ा सा हमारे पास रिपोलराइज होगा। फिर हमारे पास 1 से लेकर 2 तक हमारे पास ये जो पेज है ये प्लेटिव पेज है, और फिर जो 3 है ये हमारे पास रिपोलराइजेशन पेज है, ठीक है, रिपोलराइजेशन पेज। अब हमारे पास अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास जो ये रिपोलराइजेशन है वो कंप्लीटेड नहीं हुआ है, ठीक है। जब भी हमारे पास रिपोलराइजेशन यहाँ 2 से लेकर 3 तक रिपोलराइजेशन है, ये कंप्लीटेड रिपोलराइजेशन है। जब भी रिपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मिसाल के तौर पर ये रिपोलराइजेशन यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, लेकिन ये रिपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, रिपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और उस टाइम पे अगेन डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ। रिपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हमारे पास हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब नॉर्मल है, तो रिपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और अगेन डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ। इसे हम कहेंगे अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सेल जो है, लेट सपोज उसने अपना रिपोलराइजेशन कंप्लीट किया, नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गया, लेकिन जब सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गया और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अगेन इस सेल ने फायर किया और अगेन डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया एबनॉर्मली, नॉर्मली नहीं, एबनॉर्मली डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन तक आ गया और एबनॉर्मली फिर से डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, तो इसे हम कहेंगे डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन, डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन, ठीक है मेरे भाई। अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि जब रिपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, तो ये होगा अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंप्लीट हुआ और एकदम ही डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ एबनॉर्मल, इसे हम कहेंगे डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, एरिथमिया तो हमारे पास एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी की वजह से हो सकता है, डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन की वजह से, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये इम्पल्स जनरेशन की प्रॉब्लम है। और इम्पल्स कंडक्शन का प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम है री एंट्री मैकेनिज्म, द इम्पल्स में रीसर्कुलेट इन द हार्ट काजिंग रिपीटेड एक्टिवेशन री एंट्री कंडक्शन ब्लॉक। एक तो हमारे पास हार्ट ब्लॉक आ सकता है कि हमारे पास ये AV नोड आपका ब्लॉक हो गया तो हार्ट ब्लॉक आ गया, तो उसकी वजह से भी हमारे पास एरिथमिया होगा। और री एंट्री मैकेनिज्म की वजह से भी हमारे पास एरिथमिया होगा, री एंट्री मैकेनिज्म की वजह से, ठीक है। अब ये हमारे पास जो ये री एंट्री मैकेनिज्म है, अब ये हमारे पास क्या है, नॉर्मली हमारे पास ये आप लोगों का, लेट सपोज ये आप लोगों का हार्ट है, ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास आप लोगों का हार्ट है। नॉर्मली यहाँ पर एस नोड है, एस नोड से हमारे पास इम्पल्स स्टार्ट होंगे, ये हमारे पास एट्रिया है, ये दोनों एट्रिया है, एट्रिया, ठीक है, एट्रिया। ये जो यहाँ पर ये AV नोड है, AV नोड, और ये वेंट्रिकल्स है। तो हमारे पास नॉर्मली एस नोड से इम्पल्स आएंगे एट्रिया में, फिर AV नोड से, और AV नोड से बंडल ऑफ पर्किंजी फाइबर्स, और फिर हमारे पास ये वेंट्रिकल में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन, इसे हम बंडल ऑफ केंट भी कह सकते हैं। तो अब ये हमारे पास जो एस नोड से सिग्नल एट्रियम में, एट्रियम से AV नोड, और AV नोड से ये बंडल ऑफ पर्किंजी फाइबर्स और वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल से दोबारा हमारे पास ये जो इम्पल्स है ये दोबारा बंडल ऑफ केंट में आएंगे, और बंडल ऑफ केंट से फिर AV नोड में, और फिर ये हमारे पास एक सर्किट बन गया।
तो इस सर्किट को हम नाम देंगे री एंट्री मैकेनिज्म का, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारे पास एरिथमिया हो सकता है। Goals of treatment: the goals of treatment for the patient with arrhythmia is preferably to return the heart to sinus rhythm or failing that at least to stabilize the rate। तो हमारे पास जो एरिथमिया वाले पेशेंट है उससे हम एंटी एरिथमिया ड्रग्स देंगे ताकि हमारे पास जो साइनस रिदम है वो नॉर्मल हो जाए। साइनस रिदम का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास एस नोट फायर कर रहा है, तो अगर एस नोट सही तरीके से फायर करेगा तो हमारे पास ये एरिथमिया फिर नहीं होगा, ठीक है। तो हम साइनस रिदम को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शन आर फार्माकोलॉजिकल, एमिडोरॉन, लिडोकेन, एटेनोलोल, ablative destruction of the malfunctioning tissue or electrical to correct the rhythm। ये जो ड्रग्स है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे ड्रग्स जो है हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास ये एटेनोलोल जो है बीटा ब्लॉकर है, ये लिडोकेन जो है ये सोडियम ब्लॉकर है, और ये एमिडोरॉन जो है ये हमारे पास जो है ये पोटेशियम ब्लॉकर है। तो अब हमारे पास कोई भी हमारे पास हार्ट में जो टिश्यू है वो डैमेज हुआ है, या हमारे पास जब टिश्यू डैमेज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो अब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए, इन ड्रग्स के जरिए। एंटी एरिथमिया ड्रग्स थेरेपी इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ एरिथमिया विद द एम ऑफ मेंटेनिंग साइनस रिदम वेयर पॉसिबल। एंटी एरिथमिया ड्रग्स का काम ये है कि हमारे पास साइनस रिदम को मेंटेन करना, एस ए नोट को सही तरीके से एस ए नोट को ऐसा बनाना कि वो सही तरीके से परफॉर्म करें। These drugs can be grouped according to the electrophysiological effects at the cellular level using a system known as Wigum-Williams classification। तो अब ये ड्रग्स जो है ये हमारे पास on the basis of ions, यानी हमारे पास ये ड्रग्स कौन से आयंस पे एक्ट कर रहा है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट पे एक्ट कर रहा है, सोडियम पे एक्ट कर रहा है, पोटेशियम पे एक्ट कर रहा है, कैल्शियम पे एक्ट कर रहा है। तो इसे एक क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट ने दिया है, वेगन-विलियम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया इस क्लासिफिकेशन को, Williams classification। Alternatively, drugs therapy can be divided according to their main site of action within the heart। और उस साइट को भी देखेंगे, उस जगह को भी देखेंगे कि वो कहाँ पे काम कर रहा है। Wagon-Williams classification: all anti-arrhythmic drugs act by alternating the movement of electrolytes within the electrical conduction pathway of the myocardium। The Wagon-Williams classification system groups drugs according to their ability to block the movement of one or more of these ions across the myocardial cell membrane। ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है कि इस बंदे ने हमारे पास ड्रग्स है वो क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि वो हमारे पास कौन से इलेक्ट्रोलाइट पे ऐड करेगा, सोडियम पे ऐड करेगा, पोटेशियम पे ऐड करेगा, एक्सेट्रा। वेगन-विलियम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, उसमें हमारे पास क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और मिसकेलेनियस एजेंट्स। वेगन-विलियम क्लासिफिकेशन के मुताबिक क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग आएंगे, आगे पढ़ेंगे। क्लास 2 में हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग आएंगे जिसमें प्रोपेनोल है, एसिब्यूटोलोल है, एस्मोलोल है। क्लास 3 ड्रग्स में हमारे पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स आएंगे जिसमें मिडरान है, ब्रेटाइलियम है, सोटोलोल है, ठीक है, आइब्यूटिलाइड है इसमें क्या। और क्लास 4 जो है इसमें कैल्शियम ब्लॉकर ड्रग्स है जिसमें हमारे पास विराफामिल और डेल्टियाजम है। मिसकेलेनियस एजेंट्स की बात करें तो इसमें जो ड्रग्स है वो एडोनिसिन है, डिजिऑक्सिन है और एट्रोपिन है। इन सारे ड्रग्स को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्लास 1 ड्रग्स में हमारे पास सोडियम ब्लॉकर्स हैं। फिर सोडियम ब्लॉकर्स में हमारे पास 3 कैटेगरी है, 1A, 1B और 1C। क्लास 1 drugs act by blocking the fast sodium channel and therefore delay the rise in phase 0 of the action potential can be subdivided into। क्लास 1 ड्रग्स हमारे पास क्या करेंगे कि हमारे पास सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। therefore delay the rise in phase 0। phase 0 का मतलब है डीपोलराइजेशन। तो जब भी हमारे पास सोडियम ब्लॉकर हम देंगे तो जब सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है डीपोलराइजेशन के लिए, तो जब सोडियम चैनल ब्लॉक है तो इसकी वजह से डीपोलराइजेशन जो है वो आराम से होगा, वो स्लोली होगा, ठीक है। 1A ड्रग्स, क्लास 1 ड्रग्स में क्विनिडीन आ जाता है, प्रोसिनेमाइड आता है और डाइसोपायरेमाइड आता है। जो क्लास 1A ड्रग्स है उसकी वजह से हमारे पास जो रिपोलराइजेशन होगा वो प्रोलॉन्ग होगा, रिपोलराइजेशन वो ज़्यादा टाइम के लिए होगा। तो जब रिपोलराइजेशन हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए होगा रिपोलराइजेशन, तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। देखो ये
हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है रिपोलराइजेशन हो रहा था, ठीक है। ये हमारे पास पेज 0, पेज 1, 2 और 3, पेज 3 पे हमारे पास रिपोलराइजेशन हो रहा था। तो जब हम क्लास 1 एड्रेस देंगे तो ये हमारे पास ऐसा करेंगे कि इस रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमारे पास जो है ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, ये इसका हमारे पास जो है ये इसका टाइम है, ठीक है। पहले जब हमारे पास रिपोलराइजेशन हो रहा था वो इस तरह से हो रहा था, ठीक है। ये हमारे पास रिपोलराइजेशन है। अब ये 1 एड्रेस जब हम देंगे तो ये हमारे पास रिपोलराइजेशन को इस तरह से प्रोलॉन्ग करेंगे, रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करेंगे। पहले जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल था, वो इतना था। अब जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो इतना है, वो ज़्यादा है, ठीक है। रिपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग भी हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग हुआ 1 एड्रेस की वजह से। और इसके साथ साथ जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है कि एक्शन पोटेंशियल जितना टाइम ले रहा है, तो अब ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल वो ज़्यादा होगा, वो इसकी वजह से प्रोलॉन्ग होगा क्लास 1 एड्रेस की वजह से, ठीक है मेरे भाई। क्लास 2 1 बी ड्रग्स क्या करेगा, ये इसमें लिग्नोकेन आ जाता है, मैक्सिलिटीन आ जाता है, पिनोटाइन आ जाता है। ये शॉर्ट रिपोलराइजेशन, तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये हमारे पास नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इतना था, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ये जो हमारे पास 1 बी ड्रग्स है, ये पहले हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इतना था, ठीक है। अब हमारे पास हमने जो 1 बी ड्रग्स दे तो उसने रिपोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा था। अब इसकी वजह से रिपोलराइजेशन वो हमारे पास शॉर्ट हो गया। तो जब रिपोलराइजेशन शॉर्ट हो गया तो इसकी वजह से हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी कम होगा, ठीक है। रिपोलराइजेशन भी कम होगा, शॉर्ट होगा, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी इसकी वजह से हमारे पास कम होगा, ठीक है। और 1C की बात करें तो उसका हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट है रिपोलराइजेशन पे, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। इसमें एनेसेनाइड आ जाता है, फ्लिसेनाइड आ जाता है, प्रोपेफेनॉन आ जाता है इन ड्रग्स में। ये हम सोडियम ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो अगर हम बात करें ECG पैटर्न की, तो क्लास 1 ए ड्रग हमारे पास रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास QRS और QT इंटरवल ज़्यादा होगा। अगर क्लास 1B की बात करें तो इस शॉर्ट रिपोलराइजेशन को शॉर्ट कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कम कर रहा है, तो इसकी वजह से QT कम होगा। और क्लास 1C की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट है रिपोलराइजेशन पे, और एक्शन पोटेंशियल पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिपोलराइजेशन पे इफेक्ट है, तो इसकी वजह से भी QRS ज़्यादा होगा। क्लास 1 ड्रग्स की बात करें, दिस ड्रग्स सच एज क्विनिडीन, प्रोसेनामाइड, डेसोपारामाइड ब्लॉक सोडियम चैनल विद इंटरमीडिएट dissociation kinetics. They can be used for the both supraventricular and ventricular arrhythmia, but are associated with a high risk of proarrhythmia worsening existing arrhythmia। जो कि हमारे पास क्लास 1 ड्रग्स है, ये हमारे पास सोडियम ब्लॉकर है, तो इसे हम सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया और वेंट्रिकुलर एरिथमिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया का मतलब ये है कि जब हमारे पास SA नोड में हमारे पास एरिथमिया हो, और इसके साथ एट्रिया में एरिथमिया हो, SA नोड में एट्रिया में, और इसके साथ AV नोड में भी हमारे पास एरिथमिया हो, तो इन सारों को हम कम्बिनेशन में कहेंगे सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया। और वेंट्रिकुलर एरिथमिया का मतलब है सिर्फ वेंट्रिकुलर एरिथमिया, तो इसे हम सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया में भी दे सकते हैं और वेंट्रिकुलर एरिथमिया में भी दे सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आएगी प्रो एरिथमिया। किसी भी पेशेंट को एरिथमिया है तो उस एरिथमिया को और ज़्यादा ख़राब करेगा। अगर पहले से उस एरिथमिया है तो उस एरिथमिया को और भी वर्स कर सकता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्विनिडीन है। क्विनिडीन की बात करें तो ये हमारे पास क्विनिन का डी आइसोमर है, ठीक है। क्विनिन का डी आइसोमर है जिसे हम सेंचुआना बार्क यानी जो कि एक प्लांट है उससे हम हासिल करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, तो जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे पास ऑटोमेटिसिटी कम होगी। ऑटोमेटिसिटी का मतलब ये है कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन, तो सोडियम चैनल तो हम ब्लॉक कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे पास ऑटोमेटिसिटी कम होगी। और अगर सोडियम चैनल ब्लॉक कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो डीपोलराइजेशन भी कम होगा।
डिपोलराइजेशन इसकी वजह से कम होगा। और दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से रिपोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, जब रिपोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा और हमारे पास इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी ज़्यादा होगा। इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारे पास एक ऐसा टाइम है कि उस टाइम में हमारे पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जनरेट नहीं होगा। वो अपना एक टाइम है वो पूरा करेगा, वो अपना एक टाइम लेगा, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा। तो उसकी वजह से इसे हम कहेंगे इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो उसकी वजह से इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी ज़्यादा होगा। यूजेस की बात करें तो इसे हम एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिथमिया में दे सकते हैं कि अगर हमारे पास एट्रियल में एरिथमिया हो रहा है या वेंट्रिकुलर एरिथमिया, इससे हम दे सकते हैं क्विनिडीन को। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एरिथमिया एंड हार्ट ब्लॉक, इसकी वजह से हमारे पास प्रू एरिथमिया आ सकते हैं, एग्जिस्टिंग एरिथमिया को और भी ख़राब कर सकते हैं और हार्ट ब्लॉक इसकी वजह से भी आ सकता है। ठीक है, जब आपका एवी नोड ब्लॉक हो गया तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास हार्ट ब्लॉक है। हाइपोटेंशन इसकी वजह से हमारे पास बीपी कम होगा और हमारे पास ईसीजी पैटर्न की बात करें तो उस पर क्यूटी प्रोलॉन्ग करेगा। जीआईटी की बात करें तो वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस लेके आ सकता है, उसकी वजह से हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आएगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब यह है कि जब भी हमारे पास प्लेटलेट्स कम होंगे। और हेपेटाइटिस भी आ सकता है जब भी हमारे पास लिवर में हमारे पास इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसे हम हेपेटाइटिस कह सकते हैं। हेपेटाइटिस बी है, सी है। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन, यानी हम कोई भी इफेक्ट जो हम नहीं चाहते हैं वो इफेक्ट शुरू हो जाए तो इसे हम कहेंगे आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट, अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन। ठीक है, हाई डोज पे हमारे पास सिंचोनिज्म काज कर सकता है। सिंचोनिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स, द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंचोनिज्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जब ग्रुप में आ जाते हैं तो इसे हम सिंचोनिज्म कह सकते हैं। जैसा कि इसकी वजह से हमारे पास ब्लड विजन आ सकता है और हमारे पास इसकी वजह से डिजीनेस आ सकता है, इसकी वजह से हमारे पास वर्टिगो आ सकता है, उसकी वजह से टिनेटस आ सकता है, मतलब रिंगिंग साउंड इन द ईयर। तो ये हमारे पास सिंचोनिज्म इसकी वजह से आ सकता है क्विनिडीन से। प्रोसिनेमाइड की बात करें, ये भी हमारे पास एक सोडियम ब्लॉकर ही है, इसे हम प्रूसेन से हासिल कर सकते हैं, ये प्रूसेन का डेरिवेटिव है। एक और बात, इसकी वेगस एक्टिविटी और अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन नहीं है। क्विनिडीन का हमारे पास वेगस एक्टिविटी भी है क्विनिडीन का और अल्फा ब्लॉकर एक्टिविटी भी है, लेकिन प्रोसिनेमाइड का वेगस एक्टिविटी और अल्फा ब्लॉकर एक्टिविटी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टॉलरेट होता है तो उसकी वजह से हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे, एडियाज कम होंगे। एडियाज की बात करें तो उसकी वजह से नाज़िया आ सकता है, वोमिटिंग आ सकता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ सकता है, मतलब एलर्जी। हाई डोज कैन काज हाइपोटेंशन, हार्ट ब्लॉक एंड क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। अगर डोज ज़्यादा हो गया प्रोसिनेमाइड का तो इसकी वजह से हमारे पास हाइपोटेंशन आ सकते हैं, बीपी कम होगा, हार्ट ब्लॉक आ सकता है और ईसीजी पैटर्न की बात करें तो उस पर क्यूटी प्रोलॉन्ग होगा। डेसोपायरामाइड की बात करें तो ये हमारे पास जो है ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, मतलब कोलिनर्जिक ब्लॉकर ड्रग है। इसकी वजह से ड्राई माउथ आ सकता है, ब्लड विजन आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन आ सकता है और यूरिनरी रिटेंशन आ सकता है। ब्लड विजन मतलब ये है कि चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई नहीं देंगे और कॉन्स्टिपेशन भी आ सकता है इसकी वजह से और यूरिनरी रिटेंशन भी आ सकता है। जब भी हमारे पास ब्लडर में यूरिन है वो एक्यूमुलेट होंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे तो इसकी वजह से यूरिन रिटेंशन भी आ सकते हैं। क्लास 1B ड्रग्स की बात करें तो इसमें हमारे पास क्लास 1B एंटीरिथमिक ड्रग्स सच एज लिडोकैन, मेक्सिलेटिन एंड पिनोटोइन प्राइमरी वर्क बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल इन कार्डियक सेल। तो ये जो ड्रग्स है हमारे पास सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। दिस एक्शन स्लो डाउन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द हार्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसके हमारे पास जो कंडक्शन है वो पहले जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब आराम आराम से जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आराम से ट्रेवल करेंगे, विच कैन हेल्प टू स्टेबलाइज एबनॉर्मल हार्ट रिदम। तो उसकी वजह से हमारे पास एरिथमिया नहीं होगा, पार्टिकुलरली दोज ओरिजिनेटिंग इन द वेंट्रिकल। इसे हम ज़्यादातर वेंट्रिकुलर एरिथमिया में दे सकते हैं। क्लास 1B ड्रग्स को हम ज़्यादातर वेंट्रिकुलर एरिथमिया में दे सकते हैं। क्लास 1A ड्रग को हम सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया और वेंट्रिकुलर एरिथमिया में दे रहे थे और क्लास 1B ड्रग्स को हम ज़्यादातर वेंट्रिकुलर एरिथमिया में दे सकते हैं। These are particularly useful in treating ventricular arrhythmia, especially those अगर after a heart attack are due to digital toxicity। और ये ventricular arrhythmia हमारे पास हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है जिसे हम MI माइकार्डियल इन्फार्क्शन का नाम देते हैं। ठीक है, और यह हमारे पास डिजिटल टॉक्सिसिटी की वजह से भी वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो सकता है तो इसे हम क्लास 1B ड्रग देंगे।
डिजिटल टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि हमारे पास डिजिटलस एक ड्रग है जिसे हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में देते हैं। तो वो अगर आपने उसका डोज बहुत ज़्यादा किया तो उसकी वजह से भी हमारे पास वेंट्रिकुलर एरिथमिया आ सकता है, तो उसमें आप फिर क्लास 1B ड्रग दे सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सोडियम चैनल blockage. Class 1B drugs selectively bind to and block sodium channel, particularly those in depolarized, activated or inactivated state. ये हमारे पास जो है ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, वो एक्टिवेटेड स्टेट में हो सोडियम चैनल या हमारे पास इनएक्टिवेटेड स्टेट में हो, दोनों स्टेट में ये हमारे पास सोडियम को ब्लॉक करेंगे, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। स्टेट डिपेंडेंट बाइंडिंग, दे हैव हायर एफिनिटी फॉर सोडियम चैनल दैट आर ऑलरेडी ओपन और इनएक्टिवेटेड rather than those in resting state। तो ये हमारे पास उच्च सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे जो कि ओपन या एक्टिवेटेड स्टेट में और या इनएक्टिवेटेड या क्लोज स्टेट में है। वो सोडियम चैनल जो कि रेस्टिंग स्टेट में है ये उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन उस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं जो कि ओपन हो या इनएक्टिवेटेड स्टेट में हो। ठीक है, दिस मीन्स दैट दे आर मोर इफेक्टिव एट ब्लॉकिंग चैनल दैट आर फ्रीक्वेंटली फायर विच इज टिपिकल ऑफ ए नॉर्मल हार्ट रिदम। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्टिवेटेड हो या इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल हो, ये सब ब्लॉक कर रहा है। तो जब इसे ब्लॉक करे इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करे जो कि बहुत जल्दी फायर कर रहा है और उसकी वजह से हमारे पास एरिथमिया आ रहा है। तो ये हमारे पास उस सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, उसकी वजह से एरिथमिया नहीं होगा। इफेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल, दिस एक्शन लीड टू डिक्रीज इन द स्लोप ऑफ zero depolarization of the cardiac action potential and shortening of the action potential duration and in effective refractive period and in some tissue। तो इसकी वजह से हमारे पास डिपोलराइजेशन जो है पे जीरो या डिपोलराइजेशन एक ही चीज़ है वो हमारे पास कम होगा। जब पे जीरो या डिपोलराइजेशन कम होगा तो इसकी वजह से हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी कम होगा। एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन जो है, जो टाइम पीरियड है वो भी कम होगा और उसकी वजह से हमारे पास इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी होगा कम होगा, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कम होगा। एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि हमारे पास नेक्स्ट स्टिमुलेशन के लिए वो हमारे पास एक टाइम लेगा, फिर उसके बाद हमारे पास फायर करेगा, इसे हम कहेंगे इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। उसकी वजह से हमारे पास इन ड्रग्स की वजह से इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कम होगा।